ओ टिलू, ओए वहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, मस्ती चल रही है। दिया, तुम सबको समय दिया। हाँ, हाँ हाँ दे रहा हूँ, सबको खाना दे रहा हूँ। ओ टिलू, हाँ जाओ और फटाफट काम करके वापस आओ। जाओ। मधुरिमा बेटा, हे घे, आज तुम्हारी मनपसंद पूरन पोली बनाई है। गरम गरम आहे, खाऊं घे। काय झालं? सुनकर खुश नहीं हुई? बेटा बताओ मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं आई, बस यूं ही। देख रही हूँ जब से तुम वापस लौटी हो इसी तरह से उदास बैठी हो। आई, कभी कभी शांत रहना भी तो अच्छा होता है ना। समझी। तुम लोग कभी नहीं समझ सकते। देखो बेटा, इस उम्र में कभी कभी इंसान अपनी जिद के आगे किसी की बात नहीं सुनता। मैं तुम्हारी आई हूँ और मदन तुम्हारा भाऊ है। हम दोनों जो भी सोचेंगे तुम्हारी भलाई के लिए ही सोचेंगे ना। आई, एक इंसान के लिए जो खाना होता है वो कभी कभी दूसरे के लिए जहर भी हो जाता है। अब खाना खाने बैठी है, खाना खाते हुए ऐसी जहर वाली बातें करूँ नकोस ना। आई प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मैं सोने जा रही हूँ, ठीक है? और मेरी मानो तो तुम भी खाना खाकर अच्छे से शांत होकर सो जाना। कभी कभी जब मन अशांत होता है ना तो इंसान अच्छी बातें सोच ही नहीं पाता। लेकिन तुम देखना बेटा, कल सुबह जब तुम सोकर उठोगी ना तो ये सारी परेशानियां तुम्हें बहुत छोटी लगेंगी। ठीक है बेटा? गुड नाइट। गुड नाइट आई। कल की सुबह कैसी होगी पता नहीं, बस आज की रात कट जाए। इतनी रात को कौन है? शायद मदन भाऊ होंगे। सुल्तान, तुम यहाँ कैसे? सुल्तान, 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 क्या कर रहे हो? सुल्तान, ये तुम क्या कर रहे हो? सुल्तान, मुझे मत मारो सुल्तान। मधु तू ठीक तो है ना बेटा? कहाँ है तू? कहाँ है? ठीक है ना तू? ये तो सरजी राव का कौवा है। बल्ब तोड़ डाला, बेड़ा कुटला। ठहर, मैं अभी टॉर्च लेकर आती है।
किधर गया रे तू? हाँ, मेरे घर में काय को घुसा? नास पिटिया, कहाँ है रे तू? कहाँ है? मधु, ये क्या हुआ रे देवा, रे देवा? मधुरी वाहे काय झालं? अरे आई, क्या हुआ मधु को? डॉक्टर बुला, एम्बुलेंस बुला। क्या हुआ है मेरी बच्ची को? आई, मधु अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं। हाँ सुनैना बोलो। हेलो हेलो वरुण। हाँ सुनैना बोलो, क्या बात है? सुनो, कल हमें नासिक जाना है। सुबह निकलेंगे, तुम तैयार रहना। नासिक क्यों? नासिक के पास अंगूरपाड़ा गांव है। केडी सर ने एक केस लिया है, उसी के सिलसिले में वहां पर जाना है। पूछना। तुम पूछो। सर, वन क्वेश्चन। हाँ पूछो पूछो। संभवतः तुम मुझसे ये पूछना चाहती हो कि मैं वर्दे राव को कैसे जानता हूँ। तो क्या है सुनैना, जब कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो उसका ये अर्थ होता है कि वो अपना मानसिक विकास करना चाहता है। और अच्छा है प्रश्न पूछना, अगर प्रश्न सही समय पर पूछा जाए तो। सर, तो मैंने सही समय पर। ये तो समय ही बताएगा तुम्हें। रहा प्रश्न मेरा वर्दे राव को जानने का, तो नासिक में मिले थे हम दोनों। पक्षी पशुओं का अध्ययन करने आया था और मैं अपने सीनियर लॉयर जो थे उस समय, मनोहर जी, श्री मनोहर जी, उनके साथ उनकी सहायता कर रहा था एक केस लड़ने में। और पहली ही भेंट में मुझे सर्जे राव की विनम्र स्वभाव, उसकी सरलता, ये भा गई मुझे। फिर मैं उसके परिवारजनों से मिला, वो भी ऐसे ही हैं, बिल्कुल सरल। फिर मित्रता हो गई। आज जा रहा हूं उसका बचाव करने, अपनी मित्रता का कर्तव्य पूरा करने। और कोई प्रश्न? नो सर। संजय राव, क्या कर दिया तूने? अरे केडी भाऊ, कैसे हो आप? मैं दुखी हूँ। तुझे इस परिस्थिति में देखकर खुश कैसे हो सकता हूँ? देवाचा प्रकोप भाऊ, पिछले जन्म के कर्मों का कोई फल होगा जो भुगत रहा हूँ। तेरे कर्मों का फल तो मीठा ही होना चाहिए, ऐसा कटु फल नहीं। इतना भरोसा है भाऊ आपको मेरे पे? इंसान की प्रवृत्ति और उसकी स्वाभाविकता तो उसके प्राण के साथ ही जाती है। और तेरी प्रवृत्ति में जानता हूँ, मनुष्य पक्षियों की सहायता करना, जिनसे तू प्रेम करता है, जिनकी सहायता करता है, उनकी हत्या तो तू कर ही नहीं सकता। लेकिन भाऊ, कानून तो मेरे को खूनी समझता है। नहीं, ऐसा उनका मानना है, संदेह है, जिसके चलते तुझ पर आरोप लगा है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि तू दोषी नहीं है और तू निर्दोष है, ये मैं अदालत में प्रमाणित भी करूंगा। भाऊ, आप तो जानते हो कि मेरे को पक्षियों से प्यार है। उनकी भाषा समझना, सीखना शौक है मेरा। अब तो इतना एक्सपर्ट हो गया हूँ कि थोड़ा बहुत बोलकर मैं छोटे मोटे काम भी करवा लेता हूँ, जैसे इंसानों को बोलकर करवाते हैं, ठीक वैसे ही। तो ये कार्य तो कितने वर्षों से कर रहा है? 16 वर्षों से। साहब, मेरे सभी पक्षी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं घंटों बैठकर उनके साथ बातें करता हूँ, उनके गाने सुनता हूँ। अरे कैसा है तू सुल्तान? आज बड़ा उदास लग रहा है तू। और उनसे खून भी करवा सकते हैं? नहीं साहब, मैंने कोई भी खून नहीं करवाया, अच्छी शपथ। योर ऑनर, ये बड़ा अजीबोगरीब केस है।
ऐसा केस न तो आज तक किसी ने देखा होगा न ही सुना होगा। खून करने के लिए लोग एक से एक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दीजिएगा केडी साहब। ये जनाब, आपका नाम क्या बताया? सरजे राव। सरजे राव जी। सरजे राव जी पक्षियों से हत्या करवाते हैं। इन्होंने अपने पालतू पक्षी सुल्तान से ये सब काम करवाया। नहीं साहब, ये सच नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप, ऐसा नहीं है। आज की शपथ साहब, झूठ नहीं बोल अच्छा, रहा हूं। क्या ये भी झूठ है कि आपको मधुरिमा से प्यार नहीं था? उससे आपकी सगाई नहीं हुई थी? उससे आप शादी नहीं करने वाले थे? और उसकी माँ और उसके भाई दोनों को इस शादी से ऐतराज था? ये सच है। उनके परिवार वालों का काफी प्रेशर था हमारे ऊपर। अच्छा, एक बात बताइए, जिस दिन खून हुआ उस दिन दोपहर को वो आपके घर आई थी या नहीं? और आने के बाद उसने ये सगाई तोड़ी थी या नहीं? सरजा, मैं तेरे साथ लगन नहीं कर सकती। मुझसे रोज रोज का ये टेंशन संभालने को नहीं होता रे बाबा। क्या हुआ? तू टेंशन काहे को लेती है? मैं है ना, मैं सब ठीक कर देगा। तू का ही करना, तू कुछ नहीं कर सकता। तू सिर्फ तेरे पक्षियों की भाषा और उनकी तकलीफ समझ सकता है। इंसानों का दर्द और तकलीफ समझना तेरे बस का नहीं है रे सरजा। हे मधु, मेरे पक्षियों को कुछ नहीं बोलने का। और फिर मुझे क्या समझाना है? जाके अपने उस बेकार भाई को समझाओ जो दिन भर गांव वालों पे दादागिरी करता रहता है और कुएं के बगल में बैठ के बीड़ी पीता रहता है। पता है गांव वाले क्या बोलते हैं उसके बारे में? तू उसका छोड़, गांव वाले तेरे को क्या बोलते हैं मालूम है तेरे को? सनकी बोलते रहे तेरे को, एड़ा बोलते हैं एड़ा। अक्का दिन तू ची ची चाऊ चाऊ करता रहता है। तेरे कपड़ों में से भी पक्षियों की बदबू आती है रे सरजा। देख देख, तेरे बालों में भी पक्षियों के पर छुपे रहते हैं। सरजा, तू बेजुबान की भाषा समझ सकता है, लेकिन तू मेरी तकलीफ और मेरी भाषा नहीं समझ सकता रे। मेरे आई दादा मेरे भविष्य को लेकर कितने परेशान हैं, इसीलिए वो तुझसे लगन करने को मना करते हैं रे। मैं क्या करूं सरजा? देखो मैम, मैं सब समझता हूँ। तुझे मुझ पर विश्वास है ना? तुझे बहुत खुश रखूंगा, सच। क्या तू मेरे लिए अपने पक्षियों को छोड़ सकता है? मैं अपने पक्षियों के बगैर मतलब साफ है, तू अपने पक्षियों के बगैर नहीं रह सकता और मैं उनके साथ नहीं रह सकती। एक मिनट, जब मुझे छोड़कर जाना ही था तो मेरी जिंदगी में आई ही क्यों थी? तुझे मेरे पक्षियों से नफरत है? हाँ? जा, मुझे अब तुझसे नफरत है। जा तू यहां से, समझी? बस बस बस, सब समझ गए योर ऑनर। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनकी प्रेमिका ने प्यार में इन्हें धोखा दिया, इसलिए इन्हें गुस्सा आ गया और इन्होंने उसका खून कर दिया। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, ये गुस्से में जरूर थे लेकिन आपे से बाहर नहीं थे। इन्होंने किसी नॉर्मल हथियार से हत्या नहीं करवाई, बल्कि अपने पक्षी का इस्तेमाल किया, अपने उस रेवन का जिसका नाम था सुल्तान। आजा। जाओ और फटाफट काम करके वापस आओ, जाओ। नहीं साहब, मैंने सुल्तान को नहीं भेजा था मधुरिमा को मारने के लिए। मैंने तो सिर्फ उसके हाथों एक चिट्ठी भेजी थी। उसके पास चिट्ठी है किधर? वो मधुरिमा के पास होगी। मेरा मतलब है कि उसके घर में होगी, उसके कपाट में होगी। नहीं ऑनर, पुलिस ने उस घर की अच्छे से तलाशी ली और उन्हें कोई भी चिट्ठी नहीं मिली वहां। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने हमेशा चिट्ठियां भेजी हैं उसके जरिए। आज तुझे बहुत स्पेशल काम करना है। आजा।
क्या देख रहा है? देखो ये चिट्ठी बहुत ख़ास जगह पहुंचानी है। लेकर जा अब तू ये। जा। लेकिन उस दिन आपने सुल्तान को चिट्ठी लेके नहीं भेजा, किसी की हत्या करने के लिए भेजा, एक पक्षी के मार्फत, ताकि किसी को इन पर शक ना हो। प्रोसिक्यूटर साहब, आपके कार्य में हस्तक्षेप कर रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा। योर ऑनर, जैसे कि अभियोग पक्ष महोदय ने हमें बताया कि सर्जे राव क्रोधित था और इसका क्रोध इसके बस में था। यदि ऐसा था तो ये अपने ही डोम कौवे को, अपने रेवन को किसी की हत्या करने क्यों भेजते, जबकि पूरा अंगूरवाड़ी जानता है कि इनमें जो कार्यकुशलता है पक्षियों से बात करने की, वार्तालाप करने की, वो कुशलता और किसी मनुष्य में है ही नहीं। फिर ये अपना ही पक्षी भेजकर हत्या करवा कर अपने आप को संदेह के घेरे में क्यों डालेंगे? द्वितीय, किसी पक्षी पर हत्या का आरोप लगाने से पहले हमें इस बात की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि एक पक्षी में किसी मनुष्य के आदेश को मानकर किसी और मनुष्य पर आक्रमण करके उसकी हत्या करने की क्षमता भी होती है या नहीं। और इस विषय पर रोशनी डालने के लिए योर ऑनर, मैं सिंगापुर के विश्वविख्यात जोरोंग बर्ड सैंक्चुरी के मिस्टर जयरामन को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। मिस्टर जयरामन, आप तो भारतीय ही है ना? जी, मैं इंडियन हूँ, पर लास्ट 25 ईयर्स से मैं सिंगापुर में ही रहता हूँ। किंतु आप हिंदी भाषा तो ठीक से बोल लेते हैं। जी बिल्कुल। कितना समय हो गया आपको इस बर्ड पार्क में कार्य करते हुए? 23 वर्ष हो गए। मैंने हर तरह के बर्ड्स को ट्रेन किया है और वो सब मेरे अच्छे दोस्त बन गए। योर ऑनर, मिस्टर जयरामन की पक्षियों से कितनी मित्रता है, ये पक्षियों के कितने निकट है, ये मैंने स्वयं देखा है। आपके ही बर्ड सेंचुरी में आपका जो शो आप करते हैं, योर ऑनर, बहुत ही विचित्र करतब करवाते हैं ये पक्षियों से। कमिंग टू द पॉइंट, मिस्टर जयरामन, ने ये जानना था आपसे कि क्या ये संभव है कि किसी डोम कौवे को, किसी रेवन को ऐसी प्रशिक्षण दी जाए कि वो 4-5 किलोमीटर दूर उड़ के जाकर किसी की हत्या कर दे? हत्या? बर्ड्स तो नेचर लविंग होते हैं। रेवन थोड़ा सा एग्रेसिव बर्ड है, उसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो किसी की जान नहीं ले सकता। एंड आई एम श्योर रेवन तो क्या, किसी भी बर्ड को मर्डर करने के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। Not possible. Not possible, Your Honor. साहब, पक्षियों से बातें करके मैंने सिर्फ कुदरत और इंसान के बीच की दूरियों को कम करना चाहा था, किसी का खून करना नहीं चाहता। अगर आपने सुल्तान को नहीं भेजा तो मधुरिमा की माँ ने क्या देखा फिर? योर ऑनर, इनका प्लान था कि अंधेरे में सुल्तान को भेजे, वो हत्या कर दे ताकि उसे कोई न देख पाए। लेकिन मधुरिमा की माँ ने देख लिया उसे और सर्जे राव जी फंस गए। नहीं, फंसे नहीं है और संभवतः फंसेंगे भी नहीं। अभी योर ऑनर, मधुरिमा की माताजी ने क्या देखा, ये मधुरिमा की माताजी स्वयं कटघरे में आकर हमें बताएं तो अच्छा रहेगा। इजाजत है। मैंने अपनी आंखों से देखा है उस डोम कौवे को। इतना बड़ा था वो, उसने मेरी बेटी को मार डाला। खूनी कौवा था वो, और तू भी खूनी है रे। देवांचा प्रकोप लागणार तुला, हैजा होएगा तेरे को। गटर में सड़ सड़ के मरेगा तू, और तेरी सड़ी हुई लाश को चील कौवे भी नहीं खाएंगे। एकाई की बद्दुआ है तुझे, पापी हत्यारे। तू भी मर जा जैसे तूने मेरी बेटी को मारा है। मीनाक्षी जी, आप संयम में रहिए, वरना आपको अदालत के बाहर भेजना पड़ेगा। मीनाक्षी जी, मैं आपकी मनोस्थिति को समझ रहा हूं। अपनी बेटी खोई है आपने। मैं भी चाहता हूं कि आपको न्याय मिले, आपकी बेटी के हत्यारे को दंड मिले, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। बताइए, क्या देखा था आपने उस रात? सुल्तान को देखा था आपने ठीक से? मैं कंबल ओढ़कर सोने ही जा रही थी तो मुझे मधुरिमा की थोड़ी सी चीख सुनाई दी।
मैंने सोचा कि मेरा बेटा मदन और वो दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद मधुरिमा की और जोर से चीख सुनाई दी, तो मैं तुरंत ही दौड़कर बाहर की ओर आई। मधु, तू ठीक तो है ना? बेटी कहाँ है तू? कहाँ है? कहाँ है? ठीक है ना तू? ये तो सरजी राव का कौवा है। बल्ब तोड़ डाला। ठहर, मैं अभी टॉर्च लेकर आती है। कहाँ है रे तू, नास पिटिया? कहाँ है? तो आपके कथन के अनुसार मीनाक्षी जी, आप जब बाहर गई तो वहाँ रोशनी बहुत कम थी, मतलब एक ही बल्ब जल रहा था, वो भी 0 पावर का, है ना? और इतनी धीमी रोशनी में आपने कौवे को पहचान भी लिया कि वो सुल्तान है, और फिर आपने कहा कि सुल्तान ने वो बल्ब फोड़ दिया। फिर आप अंदर गई, टॉर्च लेकर बाहर आई और टॉर्च जलाकर देखा तो सुल्तान वहाँ बैठा हुआ था, अलमीरा के ऊपर। अलमीरा के ऊपर बैठा था, आपने देखा था सुल्तान को बैठा हुआ? हाँ, वो फिर वहां से उड़ गया। तो उस समय आपकी बेटी का शव कहाँ था, ये बताइए। वो डाइनिंग टेबल के पास। और जिस अलमीरा पर सुल्तान बैठा था, वो अलमीरा डाइनिंग टेबल से कितनी दूरी पर था? यहाँ से उस दरवाजे तक। यहाँ से उस दरवाजे तक। चलिए, क्या आप ये कहेंगी कि सुल्तान का कदकाठी कुछ ऐसे इस फाइल जितना था? हो। अच्छा, ये देखिए, आपने कहा इतनी दूरी पर था, तो क्या आपको दिख रही है ये फाइल? हो। मैं चाहता हूं कि आप ये इस टॉर्च को लें और टॉर्च की रोशनी में फाइल को देखने का प्रयास करें। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि अदालत की रोशनी धीमी की जाए। इजाजत है। मीनाक्षी जी, मैं दिख रहा हूं आपको। अब ये जो फाइल मेरे हाथों में थी, ये मैं ऊपर नीचे करूंगा। देखिए, ध्यान से देखिए। हो। अब बताइए, मैंने फाइल कितनी बार ऊपर और नीचे की? 3-4 बार। मेरा ख्याल है 3 बार। विश्वास से कहिए, कितनी बार ऊपर नीचे की? 4 बार। 4 बार पक्का। योर ऑनर, मैं आग्रह करूंगा कि अदालत की बत्तियां ऑन की जाए। इजाजत है। योर ऑनर, पता नहीं कैसे मीनाक्षी जी ने मुझे फाइल 3-4 बार ऊपर नीचे करते हुए देखा, क्योंकि मेरे हाथों में फाइल तो है ही नहीं। योर ऑनर, फाइल यहाँ मेरे मेज पर पड़ी हुई थी। मीनाक्षी जी, आपको अदालत की मंद रोशनी में ऐसा लगा कि मैंने 4 बार फाइल ऊपर नीचे किया, जबकि मेरे हाथों में फाइल था ही नहीं। और उस रात तो आपके घर में घोर अंधेरा था। फिर आप कह रही हैं कि आपने टॉर्च की रोशनी में इतनी ही दूरी पर एक काले कौवे को देख लिया, पहचान लिया। ये तो संभव नहीं है, क्योंकि आपकी आंखें आपको धोखा दे रही है। द्वितीय बात मीनाक्षी जी, कि आप जब बाहर आई, आपने कहा आप बाहर आई और फिर आप टॉर्च लेने अंदर गई, टॉर्च लेकर बाहर आई। आने जाने में 1.5-2 मिनट तो गया होगा। क्या लगता है आपको, 1.5-2 मिनट गया होगा? तो इतना समय बहुत होता है कि बाहर से कोई आए और हत्या करके वहां से पलायन हो जाए। संभव है। क्या हुआ देवा रे देवा? अरे आई, क्या हुआ मधु को? योर ऑनर, ये सब केडी साहब का इमेजिनेशन है। सच्चाई मतलब ये फॉरेंसिक रिपोर्ट ये कहती है कि रेवन के चोंच के निशान थे मधुरिमा के शरीर पे, और उस रेवन यानी कि सुल्तान के मालिक हैं ये भाई साहब। ये रही रिपोर्ट।
योर ऑनर, अत्याधुनिक तकनीक से इनके डोम कौए के आकार प्रकार का हथियार भी बनाया जा सकता है, इसमें कोई कठिन बात नहीं। किंतु एक कौए के प्रति इतना चालाक होना कि किसी के आते ही वो बल्ब को जाकर तोड़ दे, ये योर ऑनर असंभव सी बात है। लेकिन योर ऑनर, मीनाक्षी जी ने अपने कमरे से वो चीख की आवाज भी सुनी थी। केवल मधुरिमा की आवाज सुनी। और हम सब जानते हैं योर ऑनर कि जब कोई पक्षी विचलित होता है, कौवा तो बहुत ही काव काव करता है, जोर जोर से चिल्लाता है। लेकिन मीनाक्षी जी ने ऐसा कुछ नहीं सुना। इनका कहना है कि इन्हें ऐसा लगा कि मधुरिमा अपने भाई मदन से लड़ाई कर रही। मुझे लगता है केडी साहब मदन जी पे ये आरोप मढ़ना चाहते हैं। मदन जी का इस खून से कोई लेना देना नहीं है सर। योर ऑनर, ये बात मदन जी ही कटघरे में आकर स्पष्ट करें तो अच्छा रहेगा। इजाजत है। अरे बाबा, झगड़ा मतलब ऐसे ही तू मैं। अब हर भाई बहन के बीच में ऐसा होता है, कभी टीवी के लिए, कभी रिमोट के लिए, कभी रेडियो के लिए, कभी खाने पीने के लिए। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन हर झगड़े की एक सीमा होती है मदन। योर ऑनर, झगड़े के चलते ना कोई पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा सकता है, ना ही कोई भाई अपनी बहन पर। इट अमाउंट्स टू डोमेस्टिक वायलेंस इन कोर्ट, योर ऑनर। और जो व्यक्ति अपनी बहन को मार सकता है, वो अपनी बहन को मार भी सकता है। क्या आप बकवास कर रहे हैं आप? मैं अपनी बहन का खून क्यों करूंगा? क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि वो संजय राव से विवाह करे। और जब वो आपकी इस सोच के विरुद्ध गई, तब आपने उसकी हत्या कर दी। हाँ, नहीं थी वो सहमत, क्योंकि वो संजय राव से प्यार करती थी। मेरी बहन थी, मैं भी उससे प्यार करता था। मेरी लाडली थी वो। हाँ, लाडली थी, लेकिन आपने उसे समझाया बुझाया, वो नहीं मानी। तब आपका अहंकार जागा और आपने उसकी हत्या कर दी। योर ऑनर, इट्स अ केस ऑफ ऑनर किलिंग। नहीं, झूठ है ये। मैंने मधु पे आज तक हाथ तक नहीं उठाया। आप चाहे तो किसी से भी पूछ सकते हैं। अच्छा, पूछ लूं? उनकी जो घनिष्ठ सहेली है संगीता, उन्हीं से पूछता हूँ, आपको आपत्ति ना हो तो। आपकी और मधुरिमा के बीच कितने वर्षों से मित्रता थी? जी 18 सालों से। हम बेस्ट फ्रेंड्स थे। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड्स। एक दिन भी ऐसा नहीं था जब हम बात नहीं करते थे या हम मिलते नहीं थे। हम आपस में सारी सीक्रेट शेयर करते थे। सामान्य संयोग में तो नहीं पूछता आपसे प्रश्न, किंतु परिस्थिति तो आप जानती ही हैं क्या है, पूछना पड़ रहा है। क्या मधुरिमा ने कभी अपने भाई मदन की शिकायत की थी आपसे? जी, कई बार। मधुरिमा अपने भाई से बहुत डरती थी और उसने कई बार अपने भाई मदन की मुझसे शिकायत भी की थी। झूठ बोल रही है ये। संगीता, तू ऐसा क्यों बोल रही है? ऑर्डर, ऑर्डर। मदन जी, आप बैठ जाइए, वरना आपको हिरासत में लिया जाएगा। योर ऑनर, संगीता झूठ नहीं बोल रही है और इसका प्रमाण है इनके मोबाइल पर मधुरिमा का भेजा गया एक संदेश। आपकी अनुमति हो तो इन्हें इनका मोबाइल ऑन करने को कहूं। इजाजत है। योर ऑनर, संदेश कहता है कि अब मुझे इस घर में बहुत डर लग रहा है। मेरे भाई मदन मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मैंने संजय राव से अपनी सगाई नहीं तोड़ी तो वो मुझे जान से मार देंगे। क्या कर रही थी तू? भैया, मैं तो गेम खेल रही थी भैया। गेम खेल रही थी तो फोन क्यों छुपाया? फोन दे। तू सरजा को मैसेज कर रही थी ना? हाँ, झूठ क्यों बोल रही है तू? तुझे कितनी बार समझाया कि उस निकम्मे सरजा को मैसेज मत किया कर। दांत तोड़ दूंगा तेरा, खाने लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। सरजा बुरा इंसान नहीं है। तो मैं बुरा इंसान हूँ? मैं बुरा इंसान हूँ? हाँ, एक बार तुझे समझा देता हूँ मधु, अगर उस सरजा का साथ तूने नहीं जोड़ा, उस सरजा को तो बाद में मारूंगा, पहले तुझे जान से मार दूंगा और काशी भी नहीं नहाऊंगा।
योर ऑनर, ये संदेश 31 जनवरी 2014 को भेजा गया था शाम 7:17 पर। और मधुरिमा की हत्या 31 जनवरी 2014 को हुई रात के 11 और 11:30 के बीच। अब इसे क्या समझा जाए? सर, उस दिन मधुरिमा मुझसे मिलने आई थी और उसने ही मुझे बताया कि उसने सरजे से अपना रिश्ता तोड़ दिया। हालांकि सरजे तो उसे भाग के शादी करने के लिए भी तैयार था, लेकिन मैं मधु को जानती थी। वो ऐसा कभी नहीं करती, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत डरती थी। उसे डर था कि अगर वो लोग भाग गए और उसके भाई मदन ने उसे ढूंढ लिया तो क्या होगा। सर, एक और बात बतानी थी, लेकिन संगीता, निर्भय होकर बोलो। तुम्हारी सुरक्षा का दायित्व मैं लेता हूं। सर, एक और बात बतानी थी, लेकिन संगीता, निर्भय होकर बोलो। तुम्हारी सुरक्षा का दायित्व मैं लेता हूं। सर, जिस दिन मधुरिमा का कत्ल हुआ उसी शाम को उसका फोन आया था मेरे पास और वो बहुत घबराई हुई थी। हेलो संगीता। क्या हुआ मधु? संगीता, वो मुझे मार डालेगा। क्या? कौन मार डालेगा? मेरा भाऊ मदन दादा मुझे मार डालेगा। संगीता, क्या कुछ भी बोलती है तू? मैं कुछ भी नहीं बोलती। उसने मुझे मारने की धमकी दी है। अरे वो गुस्से में बोल रहा होगा। नहीं, गुस्से में नहीं। उसने मुझे मारने का प्लान बनाया है और वो हथियार भी लेके आया है। मैंने अभी उसे तकाने की तरफ जाते हुए देखा है। संगीता, क्या? कौन सा हथियार? संगीता, कोई आ रहा है। मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। योर ऑनर, संगीता के कथन के अनुसार मधुरिमा को अपने भाई मदन से खतरा था और वह हथियार मदन ने अपने घर के तहखाने में छिपाया है। माय लॉर्ड, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। मदन जी, आप चुप रहिए। अदालत की कार्यवाही में दखल अंदाजी मत कीजिए। योर ऑनर, अगर मदन जी इतने दृढ़ विश्वास से कह रहे हैं कि इनके तहखाने में कुछ छिपाया हुआ नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि इन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी अगर आप पुलिस को आदेश दें कि वहां जाकर इनके तहखाने की छानबीन करें। ये अदालत पुलिस को ये हिदायत देती है कि वो मदन जी के घर के तहखाने में जाए और वहां की तलाशी ले, और जब तक पुलिस वहां नहीं पहुंचती है मदन जी को पुलिस की कस्टडी में रखने का ऑर्डर सुनाती है। जाओ तलाशी लो। यस सर। यहाँ की बाकी सभी चीजों पर धूल जमी हुई है। मकड़ी के जाले भी हैं, सिर्फ इन 4 चीजों पे नहीं है। ऐसा लगता है कि मार्केट से कुछ ही दिन पहले खरीद कर यहाँ रख दिया गया है। इसका जवाब तो मदन को देना ही होगा। क्वेता, रस्सी, बंदूक, संदूक, ये सब आप ही के तहखाने से पुलिस को प्राप्त हुआ। क्या 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 है चक्कर? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, आपको नहीं पता। अगर आपकी स्मरण शक्ति अक्षम हो गई है तो उसे सक्षम करने में हमारे इंस्पेक्टर साहब आपकी मदद कर सकते। 1 घंटा आपने बिताया, सब याद आ जाएगा। जी नहीं, दरअसल ये सारी चीजें मैंने अपनी सुरक्षा के लिए रखी थी। बंदूक आपने अपनी सुरक्षा के लिए रखा था, तो फिर ये जो संदूक है और जो रस्सी, कोयता, ये क्या, क्यों?
पिछले कुछ समय से कोई मुझे बार बार फ़ोन पे धमकियाँ दे रहा है मेरी ज़मीन को लेकर के, तो उसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें अपने पास रखी हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बंदूक का लाइसेंस तो होगा ही आपके पास? लाइसेंस बंदूक का जी होना चाहिए। नहीं है बंदूक का लाइसेंस योर ऑनर नहीं है इनके पास, जो अपने आप में एक दंडनीय अपराध है। और बाकी का सामान जो है वो कोयता, रस्सी, संदूक है, ये इसका क्या चक्कर है? जी मैं सोच रहा कहीं वो मेरे सामने ना आ जाए और मैं उसे उलझ ना पड़ूं और गुस्से में आकर के कहीं मैं उसकी जान ना ले लूं तो। अच्छा, अब समझा। ये अगर किसी की हत्या हो जाती आपके हाथों या आप कर देते तो उसे रस्सी से बांध कर नीचे अपने तहखाने में ले जाते, कोयते से छोटे टुकड़े करते और संदूक में भर के बाहर ले जाते, कहीं खेत वेत में डाल के आ जाते। और ये सब आपने किसी और के लिए सोचा होगा, अपनी बहन के लिए तो नहीं सोचा होगा। मदन तू भाई नहीं कसाई है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मदन, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोला था तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऑर्डर तूने खड़े में जा। मिस्टर पाठक, आपको वार्निंग दी जाती है कि आप अपने मुवक्किल को समझाइए कि वो संयम में रहे। योर ऑनर, मैं अपने मुवक्किल के इस बर्ताव के लिए क्षमा चाहता हूँ। टू बी प्रोसीड। हाँ तो मदन जी, रुकावट के लिए खेद है। अब बताइए अपना समय लेकर कि आपने अपनी बहन की हत्या क्यों की? हाँ ये सच है कि मैं मधु से नफरत करने लगा था। मधु की वजह से मुझ पे और मेरी माँ पे लोग ताने कसते थे, यहां तक कि मेरी सगाई टूट गई। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। बस सिर्फ मैंने उसे धमकी दी थी जान से मारने के लिए, सिर्फ धमकी, मारा नहीं है मैंने उसे। आप कह रहे हैं मारा नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपने मारा है। मैंने ये सारे यहाँ साधन प्रस्तुत किए हैं ये स्पष्ट करने के लिए कि आपने मारा है। आप कह रहे हैं आपने नहीं मारा, आपके पास कोई साधन है प्रमाणित करने का? वकील साहब आपने क्या कहा कि खून 11 से 11:30 बजे के बीच में हुआ? जी तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 11 बजे तक अपने दोस्त पंकज के घर पे था और करीब 11 बजे मैं वहां से निकला। आप अपने दोस्त पंकज के घर पे थे? जी। और इस बात का कोई प्रमाण? हाँ, जब मैं अपने दोस्त के घर से निकला तो मैं पास के एटीएम में गया और वहां से मैंने 1000 रुपए निकाले और ये रही उसकी रसीद। अब क्या कहेंगे केडी साहब? योर ऑनर, मेरा ऐसा मानना है कि इस बात की पुष्टि करने के लिए इनके मित्र पंकज को हमें समन्स भेजना चाहिए। ये अदालत मिस्टर पंकज देशमुख को समन्स ऑर्डर भेजेगी और उन्हें अगली तारीख को अदालत में हाजिर रहने का हुक्म देती है। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। जी सर, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। हाँ सर, पता चल जाएगा। ओके सर, बाय। कौन था? केडी सर? हाँ, केडी सर का फ़ोन था। वो चाहते हैं कि मैं पता लगाऊं कि पंकज देशमुख और मदन के बीच क्या चल रहा है। वरुण, मैंने ये तो सुना था कि जानवरों को मर्डर के लिए ट्रेन किया जाता है, पर ये मैं पहली बार सुन रही हूँ कि पंछियों और परिंदों को भी मर्डर के लिए ट्रेन किया जा सकता है। इट्स वेरी वियर्ड। सुने ना, कुछ परिंदे होते हैं जो शिकार के आदी होते हैं। वो बहुत आराम से दूसरे जानवरों पर वार करते हैं और उन्हें मार भी सकते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से वो इंसानों पर कभी वार नहीं करते और ना ही उन्हें इस बात की ट्रेनिंग दी जा सकती है। मुझे इस केस में कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या लग रहा है तुम्हें? केडी से ये केस हार जाएंगे? नहीं, वो बात नहीं है। मैं केडी सर पर कैसे शक कर सकती हूँ? मुझे बस डर लग रहा है, जैसे कोई अनहोनी होने को है। इस केस की वजह से हमें कोई भारी कीमत ना चुकानी पड़ जाए। लेट्स गो।
क्या हो रहा है? वरुण, वरुण फोन क्यों नहीं उठा रहा? वरुण! केडिसा! कौन? रूम सर्विस मैडम। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। क्या सुनैना, मैं वरुण बोल रहा हूँ। अरे तू मेरी आवाज नहीं पहचानती क्या? क्या सुनैना, तुम भी 9 बज चुके हैं, कोर्ट नहीं जाना क्या? क्या हो सुनैना, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? बात क्या है? बोलो पंकज। साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मदन सच बोल रहा है। बस अब दूसरी बात, अब मैं संजय राव को कम से कम 10 सालों से जानता हूँ और कल रात मदन 11 बजे मेरे साथ ही था। मदन मेरा दोस्त है और बेगुनाह भी। साहब, संजय राव को ना ही पक्षियों की भाषा बोलनी या समझनी भी आती थी, बल्कि वो उन्हें अपने वश में भी करने का हुनर जानता था। सर, वो कहते हैं ना, हिप्नोटाइज। आप साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहते हैं? साहब होता है ना, जैसे कि किसी इंसान को हिप्नोटाइज करके उससे कुछ भी करवाया जा सकता है, ठीक उसी तरह साहब पंछियों के साथ भी हिप्नोटाइज करके उनसे कुछ भी करवाया जा सकता है। साहब, सुल्तान सिर्फ एक पक्षी ही नहीं बल्कि एक वहशी दरिंदा भी था। न जाने उसने कितने मासूमों की जान भी ली होंगी साहब। और साहब, ये सब सुल्तान ने सरजू राव के बोलने पे किया था। सर, इतना भी नहीं, सरजू राव ने उसे ये भी सिखा के रखा था कि खून करने के बाद सबूत कैसे मिटाते हैं। साहब, सुल्तान हम इंसानों की भाषा सुन भी सकता था और समझ भी सकता था। साहिब, सुल्तान एक काल है, एक ऐसा काला साया जिसे इंसानों का खून और मांस खाना पसंद है, और ये सब आदतें सिखाई है इसने। साहब, आप समझ रहे होंगे ये मुमकिन नहीं है, लेकिन ये मुमकिन है। हकीकत तो ये है साहब, ये सरजी राव एक काला जादूगर है। झूठ मत बोल पंकज, गप्पा बस। झूठ नहीं, सच। साहब, पंछियों की भाषा बोलना और अपने इशारों पे उनसे काम करवाने के पीछे कोई विज्ञान या कुदरती बात नहीं है साहब, ये सब इसका काला जादू है, काला जादू। सरजराव, मैं सत्य का साथ देता हूं, ये तो तुम जानते ही हो। अगर अभी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा केस लड़ूं, तुम्हारा बचाव करूं, तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। भाऊ, ये सच है कि मैं पक्षियों को हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। लेकिन ये बात पूरी सच नहीं है। बाकी का सच क्या है बताओ। भाऊ, मैं पक्षियों को हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं इस प्रयोग में कामयाब नहीं हुआ। तुम पक्षियों को हिप्नोटाइज क्यों करना चाहते थे? मैंने कहीं पढ़ा था कि हिप्नोटाइज करके इंसानों के कई रोग ठीक किए जा सकते हैं, जैसे मानसिक रोग। मैंने सोचा कि मैं पक्षियों पे ये ट्राई करता हूँ। हो सकता है जो पक्षी बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं वो शांत हो जाएं, सिर्फ इसलिए। योर ऑनर, मुझे लगता है सर्जे राव को मानसिक रोग है। सर्जे राव, आप अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। केडी भाऊ, इस बार मैं सच में सच बोल रहा हूँ। ये जो पंकज तुमने आरोप लगाया है मेरे मुवक्किल पर, सर्जे राव पर, इसका कोई साक्षी है जिससे तुम्हारी बात प्रमाणित हो सके? है ना साहब, पिछले साल की बात है, मैं अमोल के घर गया था तब। ले ना भाई, तू तो कुछ खा ही नहीं रहा है। अब क्या चिप्स से मेरा पेट फाड़ेगा, तू भी तो ले। अरे ये तो सुल्तान है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? साहब, वो मेरी किताब थी। उसमें मैं पक्षियों की भाषाएं लिखता था, जिसे कोई भी इंसान पढ़ के आसानी से समझ सकता है। सुल्तान मेरा बहुत ही खास डोंग कौवा है, जो कि मुझसे बहुत प्यार करता है। कोई भी इंसान अगर मुझसे नफरत करे या मेरे साथ कुछ गलत करे तो वो गुस्सा हो जाता है। और वो किसी इंसान पे हमला भी कर सकता था, जानलेवा हमला। अमोल मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर मेरी किताब चुराने के लिए गया था। उसे लगा उसे किसी ने देखा नहीं, किंतु सुल्तान वहां पे मौजूद था और सुल्तान ने उसे किताब चुराते हुए देखा। इसलिए सुल्तान उसके घर गया था मेरी किताब वापस लेने के लिए। तो सर्जे राव जी, एक बात बताइए, जिस वक्त मधुरिमा आपके घर आई सगाई तोड़ने के लिए, क्या उस वक्त सुल्तान वहां मौजूद था? नहीं। इसका मतलब सुल्तान को आपने उकसाया मधुरिमा की हत्या करने के लिए, क्योंकि आपको मधुरिमा से बदला लेना था। नहीं साहब, सुल्तान ऐसा नहीं कर सकता है। वो बहुत ही शांत पक्षी है, वो किसी का खून नहीं कर सकता। साहब, ये झूठ बोल रहा है। मेरी आंखों के सामने सुल्तान ने अमोल पर हमला किया था। वो तो बदकिस्मती से साहब, उसे नौकरी के सिलसिले में आबू धाबी जाना पड़ा, वरना वो खुद गवाही दे देता। योर ऑनर, संभवतः ये मेरे मुवक्किल सर्जे राव का दुर्भाग्य है कि इस समय अनमोल विदेश गया हुआ है। जो भी हो, सुल्तान सर्जे राव की भाषा समझता था या नहीं, और अगर समझता था तो इनके कहे पर अमल कर सकता था या नहीं, ये जानने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि हमें सर्जे राव के फार्म हाउस जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए योर ऑनर कि अंततः किस हद तक पक्षियों को हिप्नोटाइज किया जा सकता है। इस केस की तह तक पहुंचने के लिए पहले यह पता लगाना जरूरी है कि क्या वाकई में इस तरह पक्षियों से खून करवाए जा सकते हैं या नहीं। इसीलिए यह अदालत सर्जे राव के फार्म हाउस पर जाकर अपनी आंखों से यह देखना चाहेगी कि क्या सुल्तान सर्जे राव के हुक्मों का पालन करता है या नहीं। टिल देन द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। कोर्ट की कार्यवाही शुरू करो। सर्जे राव, अब जो मैं बोलूंगा उसका पक्षियों की भाषा में अनुवाद करके तुम सुल्तान को बोलना। सुल्तान से कहो कि वहां जाकर वो पतली सी पुस्तक यहां तक लेकर आए। हाँ, अब सुल्तान से कहो कि जाकर
वहां अलमारी पर बैठ जाए। अब इससे कहो कि वो जो फुटपट्टी वहां पड़ी हुई रूलर, उसे उठाए और आकर मेरी हथेली पर मारे। योर ऑनर, केडी साहब जानबूझकर इतना मुश्किल काम कह रहे हैं जो वो कर ही नहीं सकते। क्यों? कठिन कार्य कैसे हो गया? आपका तो आरोप है कि सुल्तान ने चोच मारकर एक महिला की हत्या की। उसके सामने तो बहुत ही सरल कार्य है। चलिए कोई बात नहीं, आपने टोका तो कोई और कार्य देता हूं। ये जो फल पड़े हैं सर्जेराव, सुल्तान से कहो कि वहां जाए और वो सेब जो हरे रंग का सेब जो है, लाल नहीं हरे रंग का सेब, वो उठा कर लाए और मेरे हाथों पर रखे। सुल्तान, सुल्तान, ये तो मर गया। सर, इस केस की अहम कड़ी टूट गई। अब क्या हो? उसके मुंह से तो झाग निकल रहा है, जिसका ये अर्थ होता है कि किसी ने सुल्तान को विष दिया है। सुल्तान का मर्डर हुआ ये तो पक्का है, लेकिन उसका खून किया किसने? उसी ने जिसने मधुरिमा जी को मारा। मतलब ये कि खूनी को लगा होगा कि अगर सुल्तान ने सर्जेराव के सारे ऑर्डर्स को नहीं माना तो ये साबित हो जाएगा कि सुल्तान किसी का खून नहीं कर सकता, और इसीलिए उसने सुल्तान को मार डाला। चश्मदीद गवाह की जान हमेशा खतरे में होती है, और कभी कभी जान चली भी जाती है। सब मैं समझा नहीं। मतलब ये कि संभव है सुल्तान ने असल हत्यारे को मधुरिमा का कत्ल करते हुए देख लिया हो, और जब उसे ये पता चला कि हम सुल्तान को सर्जेराव से मिलाने वाले हैं, तो भयभीत हो गया हो कि कहीं सुल्तान सर्जेराव को सच न बता दे, और इसी के चलते उसने सुल्तान की हत्या कर दी हो। हाँ सर, ये पॉसिबल है, क्योंकि सर्जेराव और सुल्तान तो आसानी से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन सर, वो राज सुल्तान के साथ ही दफन हो गया। अब क्या करें? इस समय हमें ये पता लगाने का प्रयास करना चाहिए कि सर्जेराव पर आरोप लगाकर उसे दंड दिलवाने में किसका ज्यादा लाभ है। लेकिन सर, ये काम तो घास के ढेरी से सुई निकालने जितना मुश्किल है। मेरा सामान्य ज्ञान ये कह रहा है कि वो व्यक्ति जो भी है, उसे भी पक्षियों का पूरा ज्ञान है। ये देखिए फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर, क्या लिखा है फॉरेंसिक रिपोर्ट में? बहुत ही विचित्र बात है ये। सुल्तान को एक विशेष रूप का विष दिया गया था, कीटाणुनाशक में मिला के। यह लिखा है कि एक ऐसा विष है जो खाए और पेय पदार्थ में बहुत आसानी से घुल जाता है, और पदार्थ का रंग और स्वाद भी नहीं बदलता। ओह माय गॉड, सुल्तान ने क्या खाया था? कच्चे आम में दिया गया था उसे ये विष। सर, लेकिन ये जहरीला आम सुल्तान को किसने खिलाया होगा? ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जिसने भी उसे ये आम खिलाया होगा, सुल्तान उसे पहचानता होगा। सोचने वाली ये बात है कि वो व्यक्ति जो भी है, उसके पास इस महीने में कच्चे आम आए कहां से?
अरे वरुण, अभी अंगूरवाड़ी इतना फैला हुआ गांव तो है नहीं कि यहाँ अनेक दुकानें होंगी जहाँ कीटनाशक दवा मिलती होगी। एक दो ही होगी, क्या लगता है तुझे? हाँ सर, मैंने पता लगाया है। यहाँ पर सिर्फ ऐसी 3 दुकानें हैं जहाँ पर फार्मिंग की चीजें मिलती हैं। जाकर पता लगा दुकानदारों से कि हाल ही में वहाँ से किसने कीटनाशक दवा खरीदी। ठीक है सर। सर, जिसने ये पेस्टिसाइड्स कच्चे आम में मिलाकर सुल्तान को खिलाया होगा, उसे पता था कि सुल्तान को कच्चे आम पसंद है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि इस ठंडी के मौसम में उसे कच्चे आम मिले कहाँ से? सोचो मत सुनैना, जांच पड़ताल करो। मैं जाता हूँ सर्जेराव से मिलने। अब सुनिए भैया, 3-4 दिन पहले कोई यहाँ पर पेस्टीग्रीन पेस्टिसाइड खरीदने आया था क्या? पेस्टीग्रीन? परसों एक लड़का आया था यहाँ। इनमें से कोई एक है क्या? हाँ, यही तो है। ये इसका चेहरा कैसे मैं भूल सकता हूँ? 250 ग्राम पेस्टीग्रीन मेरे से लेके गया था। साहब, मुझे मत मारो साहब, मुझे मत मारो। सच सच बताओ वरना चमड़ी उधेड़। सच बोलता हूँ साहब, मैं सच बोलता हूँ साहब। साहब, वो कच्चे आम मैंने चुराए थे और उसमें जहर मैंने मिलाया था साहब। क्या कारण था इसके पीछे? मुझे डर था कि सुल्तान सर्जेराव को मेरे बारे में न बता दे साहब। देखो, अभी ये जो तुमने हमसे कहा, जी साहब, यही सत्य तुम्हें अदालत में बताना पड़ेगा, नहीं तो तुम तो गए। आप जो बोलेंगे साहब मैं वही करूंगा, लेकिन साहब मुझे जेल में मत डालिए साहब। योर ऑनर, पंकज अदालत में कथन दर्ज कराना चाहता है। मिस्टर पाठक, लेकिन इनका स्टेटमेंट तो पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है। जी जी योर ऑनर, किंतु इस बार ये सत्य कथन देना चाहता है। बोलो पंकज, क्या बताना चाह रहे थे अदालत को? मैं साहब मैं कुछ नहीं कहना चाहता साहब। मिस्टर पाठक, ये क्या? योर विटनेस हैज टर्न हॉस्टाइल। वो तो अपनी जबान ही नहीं खोलना चाहता। पंकज बोलो, तुम क्या कहना चाह रहे थे? अदालत को बताओ। योर ऑनर, बचाव पक्ष के वकील गवाह पर दबाव डाल रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस्टर पाठक, आप गवाह के ऊपर दबाव नहीं बना सकते। देखो पंकज, अपने वचन का पालन करो, नहीं तो मैं भी अपने वचन का पालन नहीं करूंगा। तुम्हारे विरुद्ध जो साक्ष्य है मेरे पास, उन्हें प्रस्तुत करूंगा तो मैं जेल भिजवाऊंगा। सोच लो क्या करना है। साहब, मैं सर्जेराव के साथ कई सालों से काम कर रहा हूं साहब। मैं जानता था कि कौन से पक्षी को कौन सा फल पसंद है और उसे कब देना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए साहब। दरअसल सुल्तान को जहर मैंने ही दिया था साहब। तो उसकी आंखों में देखा तो जैसे मेरी सारी हैवानियत गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें मुझसे कुछ कह रही है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों मार रहे हो। मुझ जैसे बेजुबान पक्षी को मार कर क्या तुम जीवन भर सुखी रह पाओगे? साहब, मेरी तो हिम्मत टूट गई। जिस पक्षी को मैंने अपने हाथों से पाला, पानी पिलाया, खाना दिया, साहब उसकी जान मैं नहीं ले सकता था साहब। और सर, और भी जो परिंदे थे वो मेरी तरफ घूर घूर के देख रहे थे। मुझे लगा साहब कि कहीं वो सब मिलकर मुझे मार न डाले। मैं घबरा गया था साहब। चलिए एक क्षण के लिए आपके इस कथन को सत्य मान लेते हैं। सर्वप्रथम प्रश्न ये उठता है कि
जिस व्यक्ति को आप इतने वर्षों से जानते थे, जिसके साथ आपने कार्य किया, इसे छलने का प्रयास क्यों किया आपने? साहब, सरजा से मैं अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। इसने सबके सामने मुझे बुरा भला बोल के निकाल दिया था। तुमने कौन सा धर्म का काम किया था? साहब मेरे फार्म हाउस से चिड़ियों का चारा चुरा के दूसरे फार्म हाउस पे बेचता था। क्या आरती उतारू तेरी? पुलिस के हवाले नहीं किया, ये शुक्र मानो। और इसी बात का अफसोस है मुझे आज तक। गलती हो गई साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन साहब मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। हाँ साहब, गुस्से में मैं किसी को गाली दे सकता हूँ, थप्पड़ मार सकता हूँ, लेकिन साहब इतनी गिरी हुई साजिश मैं नहीं कर सकता। अगर आप गिरे हुए व्यक्ति नहीं हैं पंकज, तो फिर इतना गिरा हुआ काम क्यों किया आपने? ये गिरा हुआ काम आपने स्वयं किया या संभवतः किसी के कहने पर किया, किसी ने करवाया आपसे? तुम्हें इस प्रकार से भयभीत देखकर मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया है कि किसी ने तुमसे ये काम करवाया। अब तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं। प्रथम ये कि तुम चुप रहो इसी प्रकार से, और जिसने तुमसे ये करवाया उसका दंड तुम स्वयं भोगो। नहीं साहब। फिर उसका नाम हमें बता दो और अपना दंड कम करवा लो। क्या करना चाहोगे? बोलो बोलो, कौन था वो आदमी? बोल दो, उगल दो। साहब उसका नाम है साहब मदन। साहब मदन। मदन 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 ये रहा। साहब वो मेरे घर पे आया था। मदन, इतने गुस्से में? मेरे गुस्से का कारण है सरजा राव। सरजा राव? हाँ। क्यों? क्या किया उसने? वो सब मैं तुझे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा पंकज। वो क्या? तू सरजा राव को बहुत टाइम से जानता है ना? हाँ। तू उसके साथ रहता था ना? तू मुझे उसके बारे में हर चीज बताएगा, एक एक डिटेल। हाँ, इतने सालों से काम कर रहा हूँ, काफी कुछ जानता हूँ, लेकिन तू क्या जानना चाहता है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो कोई जादू टोना, काला जादू वगैरह करता है? काला जादू? मैंने सुना है कि वो अपने काले कौवे सुल्तान की मदद से काला जादू करता है। लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं उसे बर्बाद करना चाहता हूँ। उसने वो किया है जो मैंने कभी सोचा नहीं था। उसने मेरी बहन पे डोरा डाला है, लेकिन मैं भी मधुरिमा की शादी सरजा राव से कभी नहीं होने दूंगा। सरजा राव और तुम्हारी बहन? हाँ, मेरी बहन। मैंने अपनी बहन मधु को लाख समझाया, लेकिन उसके सर से सरजा राव का प्यार का भूत नहीं उतर रहा है। तो मुझे सरजे राव का ही कुछ करना होगा पंकज। क्या मदन जी, अब भी अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, कहना चाहूंगा सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया है। और मैं तो बार बार यही कहूंगा कि तुम्ही ने मधुरिमा की हत्या की है। योर ऑनर, कल मेरे सहायक मधुरिमा के घर गए थे। वहां उन्हें पक्षी का ये चोंच मिला है। ये असली नहीं, नकली चोंच है योर ऑनर। किसी मनुष्य ने बनाया है, और इसी चोंच से बार बार मधुरिमा पर वार किया गया और उसकी हत्या की। और साक्ष्य चाहिए आपको? प्रस्तुत करूं या? ये झूठ है सर, ये झूठ है। मैं कोई नकली चोच वोच नहीं जानता हूं। बस मेरे से इतना गुनाह हुआ है कि मैंने पंकज को पैसे दिए इस सरजा के खिलाफ गवाही देने के लिए, क्योंकि मुझे यकीन था सर कि मेरी बहन का कत्ल सरजा ने ही सुल्तान से कराया है। जाओ और फटाफट काम करके वापस आओ। जाओ। तुम यहाँ कैसे सुल्तान? और मैं ये बात कोर्ट में साबित करना चाहता था कि मेरी बहन का कातिल कोई और नहीं सरजा है।
इससे ज्यादा मेरा और कोई दोष नहीं है सर। मैं सिर्फ अपने बहन के कातिल को सजा दिलाना चाहता था। ये अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। वरुण, हमारा आखिरी सबूत चला गया। तुम्हें लगता है अब हम ये केस जीत पाएंगे? ऑफ कोर्स जीत पाएंगे। हमारे पास अभी एक अहम सुराग है। कैसा सुराग? उस परिंदे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बस एक बार हमें उसकी मौत की वजह और मौत का एग्जैक्ट टाइम मालूम हो जाए, केडी से इस केस को आराम से सॉल्व कर लेंगे। बेचारा सुल्तान, मुझे बहुत बुरा लगता है जब किसी जानवर को इंसानों की खुदगर्जी की कीमत चुकानी पड़ती है। एक इंसान ने सालों साल तक उस पर एक्सपेरिमेंट किया, एक ने उसके एक्सपेरिमेंट का फायदा उठाया और एक ने तो उसे मार डाला क्योंकि उसका अपनी काबिलियत पर से भरोसा उठ गया था। सैड। आप तो जानते हो कि मेरे को पक्षियों से प्यार है। उनकी भाषा समझना सीखना शौक है मेरा। अब तो इतना एक्सपर्ट हो गया हूँ कि थोड़ा बहुत बोलकर मैं छोटे मोटे काम भी करवा लेता हूँ। थोड़ा सा एग्रेसिव बर्ड है, उसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो किसी की जान नहीं ले सकता। बस सिर्फ मैंने उसे धमकी दी थी जान से मारने की। सिर्फ धमकी, मारा नहीं है मैंने उसे। जिस पक्षी को मैंने अपने हाथों से पाला, पानी पिलाया, खाना दिया, साहब उसकी जान मैं नहीं ले सकता था साहब। एक दिन भी ऐसा नहीं था जब हम बात नहीं करते या हम मिलते नहीं थे। हम आपस में सारी सीक्रेट शेयर करते थे। क्षमा चाहता हूँ संगीता जी, मैं अब तक आपकी सहेली के असल हत्यारे को पकड़ नहीं पाया। देखिए सर, मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया है। हाँ, मतलब बता तो चुकी हैं सब कुछ मुझे। वैसे क्या लगता है आपको ये सर्जे राव हत्यारा होगा? नहीं सर, सर्जा तो मधु से प्यार करता था। तो हाँ, प्यार करता था। आप करती हैं किसी से प्यार? क्या? देखिए, यूं ही पूछ रहा हूँ, मन में प्रश्न उठा तो प्यार की बात हुई तो। देखिए, अगर आप उस रात अपनी सहेली के साथ होती तो संभवतः उसके प्राण बचा सकती थी ना? क्यों नहीं? अगर मैं उसके साथ होती तो हम दोनों खूनी पर भारी पड़ते ना। किंतु दुर्भाग्यवश आप नहीं थी, आप नहीं बचा पाई उसे। साथ में तो नहीं थी, लेकिन फोन आपने कहा कि उसने किया था आपको। सर, उसने कॉल तो किया था शाम को, पर वो तो अपने भाई का नाम ले रही थी। संगीता, वो मुझे मार डालेगा। क्या? कौन मार डालेगा? मेरा भाऊ मदन दादा मुझे मार डालेगा संगीता। अब देखिए, दुर्भाग्यवश मदन भाई के विरुद्ध भी मैं कोई साक्ष्य या साक्षी प्रस्तुत नहीं कर पाया हूं अब तक। तो कहाँ थी आप उस समय जब फोन किया था मधुरिमा ने आपको? सर, मैं मार्केट गई हुई थी कुछ घरेलू सामान खरीदने के लिए। अच्छा, घरेलू सामान खरीदने गई थी। क्या कहा था आपने? कितने बजे फोन आया था आपको? सर, आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा मेरा मानना है कि असल हत्यारा जो है मधुरिमा का, वो इस समय इस अदालत में उपस्थित है, और अगर आप मेरे प्रश्नों का सही से उत्तर दे तो संभवतः मैं उस हत्यारे को पकड़ लूंगा। तो आपकी सहायता चाहता हूँ। क्या समय बताया था आपने, किस समय मधुरिमा ने फोन किया था? लगभग 6 साढ़े 6 के आसपास। क्या कहा था आपने? 6 साढ़े 6 बजे सुबह? शाम को 6 साढ़े 6 बजे। विचित्र बात है क्योंकि मधुरिमा की फोन रिकॉर्ड्स जो हमें प्राप्त हुए हैं, जिसकी कॉपी जज साहब के टेबल, सर आपके टेबल पर रखी हुई है मैंने, उसके अनुसार तो मधुरिमा ने आपको फोन किया ही नहीं था।
आपके फोन कॉल के रिकॉर्ड्स के अनुसार आपने फोन किया था मधुरिमा को 8 साढ़े 8 के बीच आपने फोन किया था। वो याद आया, मुझे मेरे कुर्ते का मैचिंग दुपट्टा नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने उसको फोन किया था कि कहाँ मिल सकता है अब मेरे कुर्ते का मैचिंग दुपट्टा। तो मिल गया हत्यारा, मतलब बस यूं ऐसे हाथ में आने ही वाला है। याद आया, मुझे मेरे कुर्ते का मैचिंग दुपट्टा नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने उसको फोन किया था कि कहाँ मिल सकता है अब मेरे कुर्ते का मैचिंग दुपट्टा। तो मिल गया हत्यारा, मतलब बस यूं ऐसे हाथ में आने ही वाला है। ये बताइए कि आप फिर उस शाम सर्जे राव के घर गई थी आप? नहीं, मैं क्यों जाऊंगी उसके घर? क्यों नहीं, जा सकती हैं, प्यार करती थी आपकी सहेली इनसे। हो सकता है कोई भेंट छूट गया हो, कोई प्रेम पत्र, कोई यादगार, कोई ऐसा कुछ देने गई हो आप। नहीं, मैं नहीं गई थी, और अगर मुझे उसे देना होता तो मैं जेल जाती, उसके घर क्यों जाती? योर ऑनर, असली हत्यारे का पता तो लग गया है मुझे, लेकिन मैं अपनी मुंह जुबानी उसका नाम नहीं लूंगा। मैं चाहता हूं कि लोबो हमें उसके बारे में बताए। ये लोबो कौन है? योर ऑनर, लोबो सर्जे राव का एक और पक्षी है। चूंकि इस मुकदमे में एक पक्षी को आरोपी बनाया गया था, एक पक्षी पर दोष लगाया गया था, मैंने सोचा क्यों ना इस केस को सुलझाने के लिए किसी और पक्षी का सहारा लिया जाए, सहायता ली जाए। सर्वप्रथम मैं सर्जे राव से मिलने जेल गया। सर्जे राव, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी सहायता तुम स्वयं ही कर सकते हो। मतलब ये कि मैं चाहता हूं कि तुम इस डिक्टाफोन में पक्षियों की भाषा में कुछ प्रश्न अंकित करो। कैसे सवाल भाऊ? ये पूछो कि जिस दिन सुल्तान की मृत्यु हुई, क्या उस दिन सुल्तान को तुमने किसी को खाना खिलाते हुए देखा था? योर ऑनर, जिस प्रकार से मैंने सर्जे राव की पक्षियों वाली भाषा इस टेप रिकॉर्डर में अंकित किया था, उसी भांति मैंने लोगों के उत्तर भी उसकी भाषा में अंकित किए। यहां मैं चाहता हूं कि सर्जे राव हमें बताए कि लोबो अंततः बोला क्या। साहब, लोगो बोल रहा है कि उस दिन वहां पे एक लड़की आई थी, उसने सफेद प्लेट में कुछ आम के टुकड़े काट के सुल्तान को खाने के लिए दिए। आम काटते वक्त उसका अंगूठा कट गया था, जिससे खून निकल रहा था, तो उसने किचन के नैपकिन से अपना हाथ पोंछा था। ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक मनगढ़ंत कहानी है योर ऑनर। क्या बात है प्रोसिक्यूटर साहब? नहीं, मतलब आप इतने समय से चुपचाप बैठे हुए हैं तो एक बार तो टोकना बनता ही है। योर ऑनर, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, क्योंकि उस लड़की ने जिस कपड़े से अपना लहू पोंछा था वो ये रहा योर ऑनर। ये सर्जे राव के घर के बाहर से बरामद हुआ है। अब प्रश्न ये है योर ऑनर कि वो लड़की कौन है जिसका अंगूठा कटा था और जिसके अंगूठे का लहू इस कपड़े पर है? क्या आप बता सकती हैं? अब प्रश्न ये है योर ऑनर कि वो लड़की कौन है जिसका अंगूठा कटा था
और जिसके अंगूठे का लहू इस कपड़े पर है, क्या आप बता सकती हैं? अंगूठा क्यों छिपा रही हैं आप? देखिए, मैं जानता हूं संगीता जी कि आपका अंगूठा कटा हुआ है और आप भी जानती हैं कि यदि मैं फोरेंसिक्स से इस कपड़े पर लगे खून का मेल आपके खून के साथ करवाऊं तो वो मेल खा जाएगा। अब आप चाहती हैं कि मैं ये कष्ट उठाऊं? हाँ, मैंने ही मारा है मधुरिमा को। मेरे प्यार को छीनने चली थी वो। मैं एक टैक्सी डमी लैब में काम करती हूँ, वहां असिस्टेंट हूँ। वही मेरी मुलाकात सरजा से हुई थी और मैंने ही सरजा और मधु की दोस्ती भी करवाई थी। दो हफ्ते की दोस्ती प्यार में बदल गई। और किसी ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, पर मैंने सोचा, अपने प्यार का बलिदान किया। जब सरजा मधु की केयर करता था, मेरा खून खौलता था। जब मधु ने सरजा को छोड़ा, उससे रिश्ता तोड़ा, तो मैं खुश हो गई थी कि अब सरजा मेरा हो जाएगा। मैं सरजा के दिल में अपनी जगह बना पाऊंगी। पर सरजा भी कम नहीं था। उसने तो मधु को खत लिख दिया और उस खत में लिखा था कि अगर मदन उन दोनों के प्रेम के बीच में आएगा तो सरजा और वो भागकर शादी कर लेंगे। उसने वो खत सुल्तान से भिजवाया और वो खत मेरे हाथों लग गया। एक आखिरी मौका था मेरे पास अपने प्लान को अंजाम देने का। मैंने मधु को फोन किया था और मैंने उससे कहा था कि मैं उससे मिलने जा रही हूं। मैंने सारी तैयारियां की और उसके घर चली गई। तो मेरे दिल ने मेरे दिमाग पर कब्जा कर लिया था। मैं सरजा को इतना चाहने लगी थी कि उसे भुला पाना मेरे लिए नामुमकिन था। मैंने जो कुछ भी किया, मुझे उसका कोई डर नहीं और ना ही कोई अफसोस है। आज मैं सबके सामने कबूल करती हूँ कि मैं सरजा से प्यार करती हूँ। सरजा, I love you।
संगीता जी, प्यार करना एक सद्भावना है और अपने प्यार को पाना एक निर्मल मंशा। किंतु प्यार को पाने की हट में किसी भी हद तक जाना, ये अमानवीय है। द डिफेंस रेस्ट्स योर ऑनर। सारे सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत संजय राव को बाइज्जत बरी करती है और संगीता पर मधुरिमा के खून के इल्जाम में मुकदमा चलाने का आदेश देती है। द केस इज क्लोज्ड। धन्यवाद। प्यार करना एक सद्भावना है और प्यार को पाना एक निर्मल मंशा, लेकिन प्यार को पाने की हट में हर हद से गिर जाना, ये अमानवीय है। क्योंकि प्यार से जंग जीती जा सकती है, किंतु जंग से प्यार नहीं।